मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित। पहलगाम में आतंकी हमले को आज 7 दिन हो गए हैं। आतंकवादियों की धरपकड़ की कोशिशें लगातार जारी हैं। आस्तीन के सांपों को उनके बिलों में ढूंढा जा रहा है, लेकिन देश इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान से बदला कब होगा। हर दिन के साथ बदले की आग और ज्यादा धधक रही है। हमें नहीं पता कि हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों पर कब स्ट्राइक करेगी, वक्त और जगह क्या होगी। हमें नहीं पता कि यह स्ट्राइक ही होगी या फिर भारत पाकिस्तान में एक और युद्ध होने वाला है। हम जनहित के दर्शकों से एक साधारण सवाल पूछेंगे कि अगर युद्ध ही होना है तो देश के लोगों का कर्तव्य इस वक्त क्या है? देश के साथ खड़े होना या फिर ऐसी जुबानी कैंची चलाना जिससे देश के दुश्मन को ही मदद मिलती हो? सीधी और सपाट खबर है कि कांग्रेस ने पहलगाम हमले को लेकर अपने बड़बोले नेताओं की बदजुबानी पर आज लगाम कसी है। कांग्रेस ने आदेश जारी किया है कि पहलगाम हमले पर या पाकिस्तान पर होने वाले किसी भी एक्शन पर पार्टी के बड़े और जिम्मेदार नेता ही बोलेंगे। कांग्रेस का हर कोई नेता अनाप शनाप ना बोले, यह निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले उन नेताओं के चेहरे देखिए जिनके बेमतलब के बयानों की वजह से कांग्रेस को अपने सारे नेताओं की जुबान पर लगाम खींचनी पड़ी है, जिनके बयानों पर पाकिस्तान पहलगाम हमले में कांग्रेस को अब अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। इनमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सबसे बड़ा नाम है। दूसरा नाम ऑल टाइम विवादित मणिशंकर अय्यर का है। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पहली बार इस लिस्ट में आए हैं। जम्मू कश्मीर के सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार, ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास और कर्नाटक के मंत्री आरबी तिम्मापुर भी हैं जो कांग्रेस की फजीहत की वजह बने हैं। और अब इनके वो बयान सुनिए जिसमें पहलगाम हमले को लेकर इन पर पाकिस्तान की बजाय अपने ही देश, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने के आरोप लगे हैं। बात तो बड़े बड़े करते हो। मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है। वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीनगर जाने के बजाय, कश्मीर जाने के बजाय जो बिहार जाना उसको प्राथमिकता दिया और चुनाव उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चले गए बिहार और चुनावी रैली में लग गए और वहाँ से कह रहे हैं मिट्टी मिला देंगे। अरे आप पुलवामा वो पहलगाम में जाते, वहाँ से कहते, बॉर्डर से कहते। No military solution, no arms, no sword. Nothing will work except the word of mouth, that is dialogue and discussion. सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। कांग्रेस नेताओं के इन्हीं बयानों को पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर में इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया को बता रहा है कि देखो भारत के लोग ही पाकिस्तान को बेगुनाह साबित कर रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस को आज एक्शन में आना पड़ा है। कांग्रेस ने आज बयान जारी करके कहा, कांग्रेस नेताओं के ये बयान उनकी व्यक्तिगत राय हैं। एक एक करके हम पॉइंटर्स बता रहे हैं। ये बयान कांग्रेस के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। खड़गे, राहुल और अधिकृत पदाधिकारियों के विचार ही सही माने जाएंगे।
22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब 24 अप्रैल को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई थी तो देश की तमाम पार्टी एक सुर में सरकार के साथ खड़ी थीं। सभी दलों ने सरकार को कहा था कि वो आतंकवादियों पर जो भी और जैसा भी एक्शन लेगी, आतंकवादियों का पीछा करते हुए भारतीय सेना को जिस सीमा तक भेजेगी, देश के सारे विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं। यहां कांग्रेस के नेता चाहें तो अपने ही 3 बड़े नेताओं से सीख ले सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक लाइन में सरकार के हर कदम का समर्थन किया था। गौरव गोगोई ने कहा था कि पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का यह सही वक्त है, विपक्ष साथ खड़ा है। शशि थरूर ने कहा था कि यह वक्त इंटेलिजेंस को लेकर सरकार की कमियां निकालने का नहीं, देश के साथ खड़े होने का है। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। Example of Israel, October 7th, the world's best intelligence services, according to everybody, were taken by surprise on October 7th, just 2 years ago. I don't expect that any country will ever have 100% foolproof intelligence. I do not agree right now that that should be the main focus. Main focus should be the outrageous crimes committed against innocent Indian tourists. Today it is the right time to seize Pakistan-occupied Kashmir and merge it with the rest of the Union of India. आपको याद होगा कि उरी और पुलवामा के बाद जब सेना ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की थी तो दोनों बार सवाल उठाने वालों में कांग्रेस के नेता सबसे आगे खड़े थे। कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान भी उसके कारण उठाना पड़ा था। संभव है उसी से सीख लेकर कांग्रेस पहलगाम हमले को लेकर वैसी ही गलती दोबारा नहीं करना चाहती। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने बड़े बड़े नेताओं को यह सिखाना क्यों पड़ता है कि उन्हें कब, कहां और क्या बोलना है। खुद को राजनीतिक तौर पर परिपक्व बताने वाले नेताओं को यह समझने में क्या कठिनाई है कि उनके ऐसे बयानों को दुश्मन अपना हथियार बना लेता है। और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। आज भी सिद्धरमैया जी का बयान, आज भी तिम्मापुर जी का बयान, राहुल गांधी के बयान, ये सब पाकिस्तान के टीवी में चारों तरफ छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को अपना हीरो मानते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी हमदर्द भारत में रह रहे हैं, इनका भी वीजा कैंसिल होना चाहिए। भारत सुरक्षित और अनुभवी हाथों में है। जो विपक्ष में है उन्हें भी वर्षों तक देश चलाने का अनुभव है। देश में कूटनीति के पंडितों की भी कमी नहीं है। हमारी सेना दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में है। अस्त्र शस्त्र सब है उसके पास। उसे सब पता है कि युद्ध कैसे करना है, कैसे जीतना है। लेकिन 3-4 दिन से जिस तरह युद्ध का मैदान शिफ्ट हो रहा था, उसे देखते हुए हमें लगा कि जनता की ओर से राजनेताओं को सलाह देना बहुत जरूरी है। उन्हें याद दिलाना एक तरह से नागरिक कर्तव्य है कि उनका इस वक्त शत्रु कौन है, उन्हें युद्ध किससे करना है, उनकी बैटलफील्ड यानी कि असली युद्ध क्षेत्र कहां पर है। हम कुछ तस्वीरें दिखाकर हमारे राजनीतिक दलों को बताएंगे कि पूरा देश इस वक्त उनसे क्या चाहता है। इससे पहले आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सुने, जो आज उन्होंने पहलगाम हमले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में कहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहाँ से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। ये कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे। हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं?
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने 26 साल में पहली बार कश्मीरियों को आतंकवाद के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में सड़क पर आते, विरोध करते, आंसू बहाते देखा है। उमर अब्दुल्ला उन्हीं तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और जिन्हें एबीपी न्यूज 22 अप्रैल को पहलगाम के आतंकी हमले के बाद से लगातार कश्मीर की कवरेज में दिखा रहा है। मैं आज ही पहलगाम और श्रीनगर से वापस लौट कर आई हूं। मैंने पूरे कश्मीर घाटी में इन प्रदर्शनों के दौरान आम कश्मीरियों के गुस्से को बेहद नजदीक से देखा है। उनमें बेहद नाराजगी है। कभी अलगाववाद में सुलगने वाले इसी कश्मीर में आज वही कश्मीरी अगर ये मांग कर रहे हैं कि भारत को अब की बार पाकिस्तान को ही मिटा देना चाहिए, तो कश्मीरियों का ये कहना बहुत बड़ी बात है। आतंकवादियों पकड़ा जाए, मारा जाए और ऐसी घटनाएं आगे समय में नहीं हुए, जिससे हर आदमी अपने सुरक्षित समझे। नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल फेल है। पाकिस्तान का यह आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस सरकार के साथ, अपनी आर्मी के साथ है। तो हो क्या रहा है, दो तरफा आतंकवाद चल रहा है, एक देश के बाहर से और दूसरे देश के अंदर में। तो पूर्ण रूपेण अंदर और बाहर दोनों वाले आतंकवाद के खिलाफ हम लोग जो है आज आंदोलन करने के लिए रोड में उतरे हुए हैं। सीधा एक्शन लें और इस तरीके की निर्मम हत्या जिस तरीके से की है आतंकवादियों ने, उस पर पूरे के पूरे कड़े उनको वो करने चाहिए, एक्शन लेने चाहिए। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। यही सेंटिमेंट पूरे देश का है। आतंकवाद से लड़ाई में हिंदू मुसलमान कोई फैक्टर नहीं है। देश एक सुर में बोल रहा है कि अब की बार स्ट्राइक नहीं बल्कि अटैक हो। सेना पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसे। यह देश की भावना है कि पाकिस्तान का पक्का इलाज किया जाए। देश उसी दिशा में दिख भी रहा है। भारत की तीनों सेनाएं लगातार अभ्यास कर रही हैं। नौसेना के युद्धपोत अरब सागर में है। उनसे हो रहे मिसाइल टेस्ट पाकिस्तान में कपकपी पैदा कर रहे हैं। रेगिस्तान से टैंकों के युद्धाभ्यास का शोर पाकिस्तान तक पहुंच रहा है। राफेल और सुखोई का रिहर्सल पाकिस्तान को डरा रहा है कि पाकिस्तान पर हमला होने ही वाला है। जब नागरिकों का सवाल हो, बेकसूरों के नरसंहार का सवाल हो, तो अपने देश के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से लोग सीख सकते हैं। हो सकता है मेरा सीधे सीधे ये कह देना कुछ लोगों को पसंद ना आए, वो अभी से मुझे ट्रोल करने के लिए कुछ लाइनें भी लिखने के लिए बैठ जाए। कुछ दिनों पहले तक यही ओवैसी वक्फ कानून को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। किसी वक्त इन्होंने संसद में इजराइल के खिलाफ जय फिलिस्तीन का नारा भी लगाया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। लेकिन जहां आतंकवाद पर पूरा देश साथ है, तो वैसे अपने एक एक बयान से इस वक्त पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने में लगे हैं। आज भी असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोला है वो आपको गौर से जरूर सुनना चाहिए। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं। मोरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं। अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी भारत के बड़े मुस्लिम नेता हैं। उनका यह बयान पाकिस्तानियों को जरूर सुनना चाहिए। वैसे हम फिर कहेंगे, आने वाले दिनों में आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन कितना बड़ा होगा, स्ट्राइक से ही काम हो जाएगा या सेना पाकिस्तान की दुर्दशा करेगी, अभी इसके लिए हमें इंतजार करना होगा।
तय सरकार को करना है, एक्शन सेना को लेना है। देश का नागरिक होने के नाते हमें और आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने देश के हर फैसले के साथ हमें खड़े होना है। और हां, हमारे देश में तथाकथित हर मामलों के एक्सपर्ट नाम की एक विशेष प्रजाति भी पाई जाती है। उससे थोड़ी दूरी भी बनाए रखनी है। मुद्दा कोई भी हो, कहीं का भी हो, इस एक्सपर्ट प्रजाति के पास हर विषय पर अपनी एक विशेष राय होती है। इस प्रजाति के प्राणी विशेषज्ञ अचानक अपनी ब्रेकिंग लेकर प्रकट होते हैं और तेजी से वायरल भी हो जाते हैं। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को आप जानते ही हैं। किसान आंदोलन ने इन्हें नेम और फेम दोनों दिया, लेकिन पहलगाम हमले के बाद दोनों भाई विदेश नीति के विशेषज्ञ, रणनीतिक मामलों के जानकार और पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट बन गए हैं। एक ने कहा कि सिंधु का पानी रोकना बिल्कुल गलत बात है, दूसरे ने कहा पहलगाम में आतंकी पाकिस्तान से नहीं घुसे थे, ये तो अंदर के ही लोगों का काम है। सुनिए। वो तो गलत निर्णय है उसका, वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए, पानी तो चलता रहना चाहिए। पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। हमारे गांव में किसी का अगर कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है जिनको उस कत्ल से, उस आदमी से फायदा होता है। कत्ल होने के बाद कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो बिठाओ पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के हुक्मरान को सूट करने वाला यह बयान है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री भले ही खुद मान चुका हो कि पाकिस्तान 30 साल से आतंक का गंदा खेल खेल रहा है, लेकिन टिकैत ब्रदर्स अलग ही दुनिया में हैं। एक भाई इशारों इशारों में देश की ही एक पार्टी को पहलगाम का मुजरिम बता रहा है, तो दूसरे को इस वक्त शायद पाकिस्तान का किसान नेता बनने की ज्यादा पड़ी है। हम तो यही सलाह देंगे कि व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर फेसबुक पर इस तरह की वैचारिक खिलोरे उठे तो उसे आंखें बंद करके आप शेयर ना करें। एक बार जरूर सोचें कि क्या यह वक्त इस तरह की बातों के लिए ठीक है, या ये प्रजाति हिंदुस्तान की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं और पाकिस्तान को बेहद सूट आ रही हैं। पहलगाम के गुनहगारों पर बेहद कड़ी कार्रवाई होगी, ये पाकिस्तान भी बखूबी जानता है। यही वजह है कि वहां पर सियापा भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के कठपुतली नेता हो या फौज, हर एक की जुबान से सिर्फ शोक गीत ही निकल रहे हैं। बड़ी खबर आपको देते हैं। अभी कुछ देर पहले ही खबर आई है कि पाकिस्तान ने हमले की आशंका से लाहौर से इस्लामाबाद तक विमानों की आवाजाही रोक दी है, एयर स्पेस को बंद कर दिया है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमला कभी भी हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी फौज ने कर ली है पूरी तैयारी। इस्लामाबाद से लाहौर एयर स्पेस 28 से 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बड़ा बयान सामने आया है और पाकिस्तान का यह डर अच्छा है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकी बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल आप पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के नक्शे को देखिए, जहां आतंकी ठिकानों के सर्वनाश की घड़ी करीब आ रही है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री और उसकी फ्रेंचाइजी इन्हीं 3 इलाकों में सालों से चल रही है। पाकिस्तानी पंजाब के नक्शे पर बहावलपुर है, जहां जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है। दूसरा ठिकाना मुरीद के है, यह भी पाकिस्तान के पंजाब में ही है, जहां लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है। तीसरा ठिकाना पीओके है, जो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के कब्जे में है, जहां पाकिस्तान के आतंकी कैंप और लॉन्च पैड हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पहलगाम के बाद अब आतंकी सांप और सपोलों को, इन बिलों को पूरी तरह से बर्बाद करने का वक्त करीब आ गया है। भारत की संभावित कार्रवाई से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच आज जंगी ताकत के लिहाज से भारतीय सेना ने 2 और बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। एक तो आज ही स्वीडन की हथियार कंपनी ने भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए सर्जिकल स्ट्राइक वाले हथियार से भी आधुनिक हथियारों की सप्लाई का ऐलान किया। दूसरा, नौसेना के लिए भारत और फ्रांस के बीच बेहद आधुनिक राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के करार पर अंतिम मोहर लग गई है। स्वीडिश कंपनी से खरीदे गए एंटी आर्मर हथियार आतंकी ठिकानों के लिए काल साबित हो सकते हैं, तो नौसेना के लिए आने वाले राफेल एम लड़ाकू विमान भी हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करने वाले साबित होंगे।
भारत से ज्यादा इन दिनों पाकिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, किसी का कहना है हो सकता है इस बार एयर स्ट्राइक ही करे। इस बीच पाकिस्तान के लिए आज ही एक और बेहद बुरी खबर सामने आई है। भारतीय सेना ने जिन कार्ल गुस्ताफ राइफलों की बूते 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की, पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया। इन्हीं राइफल को बनाने वाली स्वीडिश कंपनी साब ने भारतीय सेना और वायुसेना के लिए 84 एंटी आर्मर हथियारों की डिलीवरी की है। दुश्मन के बंकर और टेरर लॉन्च पैड को तबाह करने में इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने स्वीडिश कंपनी से 84 CS AST वेरिएंट खरीदा है, जिसे विशेष रूप से कम दूरी के युद्धों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इमारतों और बंकरों के अंदर से भी फायर किया जा सकता है। यह हथियार पैदल सेना और आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में विनाशकारी मारक क्षमता प्रदान करते हैं। इसका इस्तेमाल अमेरिका, फ्रांस और स्वीडिश सेनाएं भी करती हैं। 84 का वजन 7.5 किलो होता है। यह 84 मिलीमीटर का एंटी आर्मर एंटी स्ट्रक्चर हथियार है। ये टैंक, लड़ाकू वाहनों, लैंडिंग क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, विमान और बख्तरबंद वाहनों पर हमला करने के साथ साथ किसी भी ठिकाने को बर्बाद करने में कारगर है। ये ऑप्टिकल नाइट साइट से भी लैस है, यानी रात के अंधेरे में भी इसका बखूबी इस्तेमाल हो सकता है। 84 करीब 18 इंच यानी कि 1.5 फीट से भी ज्यादा मोटे कवच को भेज सकता है। इसकी न्यूनतम रेंज 10 मीटर है, जो इसे कम दूरी पर टारगेट को तबाह करने में बेहद कारगर बनाती है। भारत के हथियार गोदाम में आज ही एक और बड़े ब्रह्मास्त्र के आने का रास्ता साफ हुआ है। आज ही भारत और फ्रांस में 26 राफेल M लड़ाकू विमानों की डील पर अंतिम मोहर लगी है। फ्रांस के इन लड़ाकू विमानों को विशेष रूस से नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है। इनमें 22 सिंगल सीटर राफेल M हैं, जिन्हें INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, जबकि 4 डबल सीटर ट्रेनर जहाज हैं। 63,000 करोड़ रुपए में ये 26 राफेल M खरीदे जाने वाले हैं। राफेल M यानी मरीन विमानों की रेंज करीब 3,700 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 2,200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरता है। यह फाइटर जेट परमाणु हमले और एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है। यह मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी से भी लैस है। राफेल M 9 टन के हथियार ले जाने में सक्षम है। यह लड़ाकू विमान बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है। राफेल मरीन मौजूदा राफेल लड़ाकू विमानों से ज्यादा आधुनिक है। हालांकि इनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी, लेकिन इसे लेकर पाकिस्तान में दहशत अभी से है। ऐसा क्यों है, इसे ABP न्यूज रिपोर्टर नीरज राजपूत से समझते हैं। मरीन वर्जन से पहले भारत ने फ्रांस से एयरफोर्स के लिए भी 36 राफेल विमान खरीदे थे। 2016 में हुई इस डील के सारे विमान 2022 तक भारत पहुंच चुके थे और अब नौसेना के लिए राफेल M की डील हुई है। राफेल M सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से कहीं ज़्यादा बेहतर है। राफेल M फाइटर जेट से जल, थल और नभ में भारतीय नौसेना की पकड़ और मजबूत होगी। पाकिस्तान के हर नेता और सैनिक को मालूम है कि वो भारत के सामने टिक नहीं सकता। ऐसे में सारे के सारे जुबानी बम फोड़कर शेखी बघार रहे हैं। शहबाज सरकार के कई मंत्री परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं, लेकिन ऐसे धमकीबाज पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि परमाणु हथियार के लिहाज से भी अब पाकिस्तान पिछड़ गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास 180 एटमी हथियार हैं। वैसे तो भारत काफी पहले 1974 में परमाणु ताकत बन गया था, जबकि पाकिस्तान चोरी छिपे चीन की मदद से 1998 में परमाणु हथियार हासिल कर सका। इसके बाद उसने सारे कामधाम छोड़कर परमाणु हथियारों को बनाना और बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अब इस मोर्चे पर भी उसे भारत से मात मिली है। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देकर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इस काराना करतूत के बाद पूरा भारत आक्रोशित है। हर जुबान पर दुश्मन को करारा सबक सिखाने की मांग हो रही है। ऐसे में हिंद की सेना की तैयारी भी बहुत बड़ी है। भारत के शूरवीर जमीन, समंदर और आसमान हर जगह अपनी प्रतिघात की धार तेज करने में जुटे हुए हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भारतीय थल सेना की है, जिसने रेगिस्तान में रसेल वाइपर नाम से युद्धाभ्यास किया है। दूसरी तस्वीर नौसेना के शौर्य की, जिसने अरब सागर में INS सूरत से एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
अरब सागर में ही स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत भी दलबल के साथ मौजूद है। तीसरी तस्वीर वायुसेना के पराक्रम की है, जिसने आक्रमण नाम से जंगी अभ्यास किया। इसमें राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी शक्ति दिखाई है। वहीं भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि BSF भी 24 घंटे मुस्तैद है। चूंकि ABP न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, हम हालात की गंभीरता बेहतर समझते हैं। ऐसे में आपको यह नहीं बता सकते कि सेना और सुरक्षा बलों की मौजूदगी कहां है, लेकिन आपको इतना जरूर जानना चाहिए कि यह तस्वीर पाकिस्तान बॉर्डर की है, जहां तपती गर्मी में भी BSF के जाबाज हर पल चौकस है। सीमा पर पल पल की निगहबानी में जुटे हैं ताकि दुश्मन कोई नापाक हरकत ना कर सके। इन जवानों की हौसला अफजाई के लिए सीमा सुरक्षा बल के बड़े बड़े अधिकारी भी खुद सरहद पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बॉर्डर पर तैनात जवानों के बीच सरहदी इलाकों के पुलिस अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। तुम कितना भी तुरुप का इक्का बन लो, तुम कितना भी तुरुप का इक्का बन लो, हम तुम्हें ईंट की रानी तक नहीं देंगे। तुम खून खोजते हो हमारा, हम तुम्हें एक बूंद पानी तक नहीं देंगे। पहलगाम अटैक के बाद सरहद पर सबसे ज्यादा तनाव है, लेकिन LOC के करीब रहने वाले लोग भी पाकिस्तान की आतंकी हरकतों से आजिज आ चुके हैं। ऐसे में अब वो भी आर पार के मूड में हैं। LOC के नजदीक रहने वाले कश्मीर के लोग पाकिस्तान पर निर्णायक प्रहार की अपील कर रहे हैं, ताकि सीमा पार से फिर कोई आतंकी भारत के अंदर घुसपैठ ना कर सके, पहलगाम जैसे हमले को अंजाम नहीं दे सके। ये लोग भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का ऐलान कर रहे हैं। सैनिकों को सलाम कर रहे हैं जो खुद मुश्किलों को झेलकर कश्मीर के लोगों की जिंदगी बचाते हैं। चूंकि पहलगाम के बाद युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में LOC के पास के गांवों में बंकर की साफ सफाई भी जारी है, ताकि जंग की सूरत में जान माल की हिफाजत की जा सके। वैसे उम्मीद है कि भारत की सेना ऐसी नौबत नहीं आने देगी। पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। पहलगाम हमले को लेकर भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान सहमा हुआ है। युद्ध की आशंका से पाकिस्तान में बेचैनी है। सेना और सरकार के महत्वपूर्ण किरदार इस संकट से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आज पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप और आर्मी से दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली खबर तो यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कहा है कि वो कूटनीतिक तरीके से मामले को हैंडल करें, युद्ध से बचने का रास्ता खोजे। दूसरी खबर सेना के खेमे से है। पाकिस्तान की सेना के टॉप जनरल में से एक शमशाद मिर्जा ने कहा है कि भारत से युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए मौजूदा सेना प्रमुख असीम मुनीर का बयान जिम्मेदार है। इन दोनों खबरों को पाकिस्तान में बड़े सामरिक डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है और ये दोनों खबरें इस बात को पुख्ता कर रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बिलबिलाने से ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। इन दोनों महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से बारी बारी से अब देते हैं आपको जानकारी। 1999 में जब भारत और पाकिस्तान में करगिल का युद्ध हुआ, उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना के चीफ थे, प्रमुख थे। कई मौकों पर यह बात सामने आ चुकी है कि परवेज मुशर्रफ की वजह से करगिल युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। अब उन्हीं नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सलाह दे दी है। हुआ यह कि रविवार को शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले की जानकारी अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को दी। नवाज इस वक्त सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख हैं। इस हैसियत से शहबाज उनसे मुलाकात करने गए थे और सरकार के फैसले की जानकारी शेयर करने। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज ने बातचीत की शुरुआत करते हुए अपने बड़े भाई से कहा, देश किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार है। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि वो आक्रामक रुख अपनाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने शहबाज से कहा कि दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए सभी उपलब्ध राजनयिक संसाधनों का इस्तेमाल करें। बातचीत के जरिए भारत से तनाव कम करने पर काम करने की जरूरत है। नवाज की सलाह पर शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भारत की ओर से कोई कार्रवाई हुई तो जवाब जरूर दिया जाएगा, जवाबी कदम उठाया जाएगा। शहबाज ने अपने भाई से कहा कि उनकी तरफ से पहलगाम हमले के निष्पक्ष जांच के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस पर नवाज ने उनसे कहा कि उसे जानने से पहले शहबाज ने जांच को लेकर शनिवार को जो कुछ बयान सार्वजनिक तौर पर दिया था वो आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। In Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt
And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. नवाज के सामने शहबाज ने इस बयान का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने इस प्रस्ताव को लेकर शहबाज शरीफ से कहा कि दोनों देशों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए शांति जरूरी है। ऐसे में प्राथमिकता ये हो कि चीजें बातचीत के जरिए हल की जाएं। पाकिस्तानी मीडिया ने नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है। ये तो बात हुई सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के बीच पाकिस्तान में मचे हड़कंप की। अब पाकिस्तान की सेना में किस तरह से बवाल मच गया है उसके बारे में जानिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त पाकिस्तान के दो टॉप जनरल की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर हैं, इनके बारे में आप पहले से जानते हैं। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के टॉप जनरल शमशाद मिर्जा की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, दो अलग अलग तस्वीरें। शमशाद मिर्जा अभी पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं। शमशाद मिर्जा ने ही आसिम मुनीर के 2 नेशन थ्योरी वाले बयान को भारत से संभावित युद्ध की आशंका के लिए जिम्मेदार माना है। शमशाद मिर्जा ने जो कहा है उसे जानने से पहले आसिम मुनीर के वो बयान आपको दिखाते हैं जिसको उन्होंने युद्ध की आशंका के लिए जिम्मेदार ठहराया है। The thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. That we are 2 nations, we are not 1 nation. 16 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने यह बयान अपने मुल्क में दिया था। इस बयान के 6 दिन के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। अब शमशाद मिर्जा नाम के पाकिस्तानी जनरल ने कहा है कि आसिम मुनीर के भाषण के कारण ही आतंकी संगठनों ने पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया है। शमशाद मिर्जा सीनियर जनरल हैं, रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में तैनात हैं। शहबाज शरीफ जब सत्ता में आए तब उन्होंने इनसे जूनियर आसिम मुनीर को सेना प्रमुख बना दिया था। अब शमशाद के बयान ने पाकिस्तान की सेना में जंग की लकीर खींच दी है। पाकिस्तान भारत से 4 युद्ध हार चुका है। आजादी के 78 सालों में 25 साल तक पाकिस्तान में सैनिक शासन रहा है। ये तो प्रत्यक्ष शासन की बात रही। अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान में सेना ही पावर सेंटर रही है। अभी भी शहबाज शरीफ कहने को प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश का सिस्टम आसिम मुनीर के हाथ में है। सेना की वजह से ही पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाया। पाकिस्तान में सेना ही सरकार है और सरकार ही सेना। ऐसे में सेना के अंदर से इस बार जो आवाज उठ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि आसिम मुनीर ने उनके साथ क्या ब्लंडर किया है। पाकिस्तान के टॉप जनरल अपने परिवार को दूसरे देश भेज चुके हैं। खुद मुनीर को लेकर भी खबरें उड़ रही हैं। पाकिस्तान में सेना एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करती है। सेना के जनरल पाकिस्तान के बड़े उद्योगपति और पूंजीपति बन जाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच NIA कर रही है। अब इसमें आज क्या कुछ हुआ है उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। उसके पहले आप पहलगाम हमले का एक नया वीडियो देखिए। पहलगाम का नया वीडियो सामने आया है। 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने बैसरन पार्क में पर्यटकों पर हमला किया था। उस वक्त पार्क में इस घाटी में जिप लाइन एडवेंचर के दौरान ऋषि भट्ट नाम के एक टूरिस्ट ने अपने मोबाइल से यह वीडियो बनाया था। जिस वक्त ऋषि जिप लाइन एडवेंचर शुरू कर रहे थे उस वक्त वहां का स्टाफ अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। अब इसका क्या मतलब है ये जांच का विषय हो सकता है। हालांकि जिपलाइन पर मौजूद पर्यटक को इस बात का पता ही नहीं था कि पार्क में नीचे आतंकी अपनी बंदूकों से बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गुजरात के ऋषि भट्ट और उनका परिवार इस आतंकी हमले में बाल बाल बच गया। ABP न्यूज से खास बातचीत में ऋषि भट्ट ने बताया कि उस दिन बैसरन घाटी में हुआ क्या था।
पे फायरिंग होना शुरू हो गया था। मैं जिप लाइन में था तब, और मैंने देखा कि नीचे 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। मैंने एक चीज़ देखी कि जो बंदा हमको जिप लाइन करवा रहा था, मेरे आगे 9 से 10 लोग गए। जिन लोगों ने जिप लाइन की वो सब लोग जिप लाइन किए, तब तक वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा था। पीछे दूसरा जो बंदा बेल्ट लगा रहा था सबको, वो वहाँ पे बैठे बैठे कुछ उर्दू की किताब पढ़ रहा था। 1:28 PM को ही वहाँ पे फायरिंग हुई, और 1:28 PM पे ही वो बंदा 3 बार बोल रहा है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। तो वो चीज़ पे मैं गौर करूँगा कि वो बंदा कहीं ना इन्वॉल्व होगा या फिर वो खुद हो सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है। पहलगाम हमले की जांच तेज कर दी गई है। एनआईए नए वीडियो के आधार पर अब पूछताछ भी करने वाली है। एनआईए ने तेज की है पहलगाम हमले की जांच। नए वीडियो के आधार पर पूछताछ की जाएगी। वीडियो बनाने वाले ऋषि भट्ट का बयान दर्ज करेगी एनआईए। जिप लाइन इंस्ट्रक्टर से एनआईए ने पूछताछ शुरू कर दी है। अल्लाहू अकबर के वो नारे लगा रहा था, वो भी एक खास समय में, क्योंकि उसके ठीक पहले वो शांति से वहां पर खड़ा हुआ था। लेकिन अचानक से वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ है उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। आगे बढ़ते हुए अब पहलगाम हमले की उस जांच की बात जिसका जिम्मा एनआईए को मिल रहा है कि जिन आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या की थी, आखिर वो कौन है? इस सुनियोजित साजिश को आतंकवादियों ने कैसे अंजाम दिया और हमले में आतंकवादियों के मददगार की भूमिका में कौन कौन शामिल था? एनआईए ने ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में एक ऐसे शख्स की मौजूदगी की बात सामने आई है जो 22 अप्रैल को हमले के वक्त बैसरन पार्क में ही मौजूद था। यह शख्स वहां पर पर्यटकों के बीच ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहा था। एनआईए की टीम अब इस फोटोग्राफर से पूछताछ कर रही है। एनआईए से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी फोटोग्राफर से यह मालूम करने की कोशिश में लगी हुई है कि क्या वो किसी पर्यटक के साथ आया था या वो बैसरन घाटी के पास ही रहता है और उसके पास हमले से जुड़े कितने वीडियो और तस्वीरें हैं। इसके अलावा अपनी जांच में एनआईए उन पर्यटकों से भी पूछताछ करेगी जिनके सामने ही बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने अटैक किया था। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच दहशतगर्दों के मददगारों पर गिरेगी। गाज गिरने वाली है। एनआईए के रडार पर फोटोग्राफर भी आ गया है। फिलहाल जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने कई सवालों को जन्म दिया है। मौजूदा वक्त में एनआईए की टीम लगातार तस्वीरों के आधार पर गहन जांच में जुटी हुई है। कई लोगों से इस बाबत पूछताछ भी की गई है। आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको पाकिस्तान और उसके रहनुमा चीन की जुगलबंदी की वो तस्वीरें दिखाने वाली हूं जिसे देखकर आपको एक बार फिर से यकीन हो जाएगा कि कैसे चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान का सबसे पुराना अंग्रेजी का अखबार है डॉन, दूसरी ओर चीन का सरकारी अखबार कही जाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स। पाकिस्तान के अखबार डॉन में चीन का जिक्र किया गया है जिसमें चीन भारत को मुफ्त का मशवरा दे रहा है, जबकि ग्लोबल टाइम्स में चालबाज चीन का पाकिस्तान प्रेम साफ साफ दिखाई दे रहा है। चीन आतंकवादी हमले की निष्पक्ष जांच करने की बात कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि पहले चीन ने इस आतंकी हमले की निंदा की थी और अब आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के बचाव में आ गया है। वैसे भी हमें चीन पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन चीन ये भूल गया कि कैसे पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारत में 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के आगे फोन पर अपना रोना रोया है, जिसके बाद चीन ने पलटी मारते हुए अपने चेले से हमदर्दी दिखाने का नाटक शुरू किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि चीन जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है। यह तनाव भारत या पाकिस्तान के मौलिक हितों की पूर्ति नहीं करता है। यही नहीं, चीन किसी इलाके के दादा की तरह यह भी जता रहा है कि उसकी पूरे हालात पर पैनी नजर बनी हुई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान इस स्थिति को परिपक्व तरीके से संभालने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही चीन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद जारी रखेगा, जबकि चीन ने पाकिस्तान को दोस्त बताते हुए कहा है कि एक मजबूत दोस्त और रणनीतिक भागीदार के तौर पर चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह से समझता है। गिरगिट की तरह चीन के बदलते रंग को आप एक बार फिर से अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे चीन पाकिस्तान का हमदर्द बना हुआ है। एबीपी न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के वुलर झील पहुंची है। भारत ने पाकिस्तान से सिंधु समझौता जो स्थगित किया है उसका असर क्या होगा ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर ने। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई सख्त फैसले लिए हैं। इनमें से सबसे बड़ा फैसला है
सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब ये सिंधु जल समझौता स्थगित करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को जाने वाली 3 नदियां, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा, जिससे पाकिस्तान में सूखे के हालात होंगे। मैं फिलहाल खड़ा हूं वुलर झील पर। वुलर झील ये दक्षिण एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये रणनीति करने के पीछे की सबसे बड़ा प्रयास ये है कि यहाँ इस वुलर लेक के पानी को रोकने के लिए एक बैराज बनाया जाएगा और इस बैराज के जरिए पानी रोका जाएगा। अब अगर बैराज से पानी रोका गया तो 2 तरह से मार हो सकती है। एक, जब पानी रोका जाएगा तो सूखे के हालात हो सकते हैं, और बारिश के समय में या जब बर्फ पिघलेगी, जो बर्फ का पानी यहाँ पर जम आएगा, पानी रोकने के बाद जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो उसे अचानक से अगर खोल दिया जाए, बैराज के गेट खोल दिए जाएं, तो पाकिस्तान में बाढ़ के हालात भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से इस जगह पर बैराज बनाने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोशिश हुई थी। 1980 में बांध यहाँ बना था, और ये वुलर झील का अगर हम दायरा देखें तो इसका दायरा कुल मिलाकर 199 वर्ग किलोमीटर में ये पूरी झील फैली हुई है, और सिंधु नदी का एक हिस्सा भी इसी झील से डाइवर्ट किया जाता है। वुलर बैराज का एक हिस्सा बांध रूप में 1980 में बना था, लेकिन तब पाकिस्तान ने कहा कि यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन है, और फिर 1990 में जब आतंकवाद चरम पे था तो यह प्रोजेक्ट रोका गया। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, वुलर झील, बांदीपोरा। सिंधु जल संधि को लेकर जो बड़ा फैसला हिंदुस्तान की ओर से किया गया है, उसको लेकर पाकिस्तान में मची हुई है खलबली। 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए हमले में छत्तीसगढ़ के 4 परिवारों की जिंदगियां बच गईं। इन परिवार वालों को कश्मीर के एक लोकल टूरिस्ट गाइड नजाकत शाह ने बचाया था। गाइड नजाकत बैसरन इस आतंकी हमले में मारे गए आदिल हुसैन शाह के रिश्तेदार हैं। 22 अप्रैल को घाटी में हमले के वक्त नजाकत पर्यटकों के साथ मौजूद थे। आतंकवादियों ने जब फायरिंग शुरू की तो नजाकत शाह ने पर्यटकों के 2 बच्चों को उठाकर अपने साथ आए पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर लेकर गए। और यकीनन ऐसे बहुत सारे अभी भी गुमनाम चेहरे हैं जिनके कारण कई पर्यटकों की जान बची। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।